दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र यानी उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और ये वाराणसी का श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल है। ये मंडलीय अस्पताल बनारस का लाइफ लाइन कहा जाता है। इन दिनों बुखार का ऐसा प्रचंड यहाँ पर विकराल रूप ले लिया है बुखार, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया कि यहाँ पे सैकड़ों पेशेंट प्रतिदिन यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनके हालत ऐसी हो गई है कि चलने में उनको इतना तकलीफ़ है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं सीधे हो करके। उनके पैरों में, उनके गांठों में दर्द है। स्थिति ये है बनारस की कि लोग पैनिक हो चले हैं। कार्यालयों में 30% लोगों की उपस्थिति कम हो गई है। लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। विद्यालयों में बच्चे जा नहीं रहे हैं। विद्यालयों में अगर देखा जाए तो इस समय 40% छात्र नहीं जा रहे हैं। वो बुखार से पीड़ित हैं और वो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बुखार हो रहा है ये 15 से 20 दिन तक लोगों को परेशान कर रहा है। लोग कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। हालत ये है कि इस हॉस्पिटल में भी बताया जा रहा है कि लगभग 30% कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, और नहीं आने का वजह सिर्फ ये बुखार है। और ये बुखार में जो ये बताया जा रहा है कि ये डेंगू और चिकनगुनिया के चलते ये हालात हो गया है कि इस शहर में रिश्तेदार भी लोगों के नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि बाहरी भी जब उनको पता चल जा रहा है कि बनारस में इस तरह का बुखार फैला है तो वो आने से वो घबरा रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे ही किसी को पता चलता है कि हमारे किसी जानने वाले को बुखार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो लोग देखने भी नहीं जा रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी ये बुखार हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ये लोगों की सिर्फ भ्रांति हो। तो आज हम इस हॉस्पिटल के सीएमएस से हम बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि शासन प्रशासन आखिर क्या तैयारी किया है इस बुखार को लेकर के। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल के सीएमएस साहब के पास डॉक्टर एसपी सिंह यहाँ के सीएमएस हैं, और हम अब इस बुखार के प्रचंड रूप पर आपसे ही बात करेंगे। लोग जो पैनिक हो रहे हैं शहर के, उनको पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये छुआछूत की बीमारी है या वायरल है या जो भी है, डॉक्टर साहब ही बताएंगे। एक पत्रकार सब कुछ नहीं बता सकता। तो आपका हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम जो जानकारी चाहते हैं, आपको हमने बताया भी कि ये डेंगू बुखार और ये जो वायरल है, इसी पर हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि अस्पताल आपका मंडलीय अस्पताल जो बनारस का है, इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। ये हॉस्पिटल कितना तैयार है और शासन प्रशासन के तरफ से और आपके तरफ से क्या तैयारी है, जिससे कि मरीजों को काफ़ी लाभ पहुंच सके और वो पैनिक न हो। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बात कहनी है कि सब ये जो इस समय मौसम बदल रहा है, उसके वजह से जो बुखार हो रहा है वो निश्चित रूप से वायरल फीवर उसको कह सकते हैं। उसको डेंगू फीवर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो है जो जांचें हो रही हैं पर डे लगभग हमारे यहाँ 400-500 मरीजों की जो है खून के जो जांच हो रही है इस बुखार के लिए, और उनमें जो है मुश्किल से 5, 6, 7 या 10 तक हद से हद मरीज ही डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि जो रैपिड टेस्ट होता है उसमें, एलाइसा टेस्ट में और भी कम हो जा रहे हैं। तो बेसिकली डेंगू को उसका दोष देना कि सबको डेंगू बताना ये ठीक नहीं होगा, और उससे एक पैनिक भी फैलता है। लोगों जिनको भी बुखार होता है उनको लगता है कि शायद हमको डेंगू ही हो गया। तो ये इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वायरल फीवर हैं जो डिफरेंट तरीके वायरस से होते हैं, और उनके लिए जो है वायरस के लिए इनकी कोई इफ़ेक्टिव अभी वैक्सीन नहीं है कि कोई, जैसे आप देखे होंगे कि कोविड की वैक्सीन आ गई तो वो काफ़ी हद तक सबको उससे प्रोटेक्शन मिल गया। तो इस तरह की इसकी कोई अभी वैक्सीन नहीं है, जिस वजह से मौसमी जब बुखार होते हैं तो ये लोगों को परेशान करते हैं। निश्चित रूप से इसमें मौसमी बुखार की वजह से मरीज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, और हमारे यहाँ पर डे जो है हमारे यहाँ 316 बेड हैं, और हमने इमरजेंसी में 8 बेड और बढ़ाए हैं। तो उनमें भी जो मरीज़ रोज़ छुट्टी होते हैं वो शाम होते होते तक लगभग सारे बेड भर जाते हैं, और जो है फिर अगले दिन छुट्टी होते हैं। फिर ये चल रहा है, लगभग पिछले 1 महीने से चल रहा है।
तो मरीज़ तो हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लेटलेट जैसे हर बार जितनी क्राइसिस रहती थी उस तरह से प्लेटलेट फाल नहीं कर रहा है और उसमें डेंगू का अंश बहुत कम है। अब ये बात रह गई कि ये बुखार है क्या। तो जो जिस तरह का फीवर है, जिस तरह का उसमें देह में दर्द हो रहा है और जिस तरह से सिर में दर्द और लंबे समय तक जोड़ों में दर्द बना रहा है, तो क्लिनिकल बेसिस पे ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चिकनगुनिया करके बुखार है वो होता है, जिसमें कि मॉर्टेलिटी डेंगू के मुकाबले बहुत कम है, यानी लोगों की मृत्यु नहीं के बराबर होती है, लेकिन उसमें यह बात है कि जोड़ों में दर्द लंबे समय तक होता है। तो निश्चित है कि ज़्यादा लोग जो भर्ती होने के लिए भाग के आ रहे हैं वो डर और ख़ासतौर से डेंगू के डर के वजह से आ रहे हैं, जबकि उनका इलाज बड़े आसानी से जो बुखार की दवा है पैरासीटामॉल, वो अगर हर 6 घंटे पे जो भी डॉक्टर की एडवाइस से घर पे उसको दिया जाए और साथ में लिक्विड इनटेक, चाहे पानी के रूप में, चाहे दाल के रूप में, दूध के रूप में, शरबत के रूप में, ORS घोल के, नारियल का पानी, है ना, ऐसा करके अगर जो है 2.5 से 3 लीटर तक इनटेक एक एडल्ट आदमी अपना रखे और उसको जो है अच्छे से पेशाब हो रही हो तो उसको ज़्यादा परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात और है, एक प्रश्न है जी कि जो बाहर के लोग हैं जी वो काफी पैनिक हो गए, उनको लग रहा है जी कि बनारस में बुखार फैला जी है, हम बनारस जी नहीं जाएंगे। जी जी और यहाँ तक स्थिति हो गई है कि रिश्तेदार भी लोगों के घर आने से या कोई परिचित भी जिसके घर पता चल रहा है कि उनके घर बुखार है जी तो वो जाने से डर रहे हैं। ऐसा क्या वो सही है? जी देखिए, ऐसा है कि निश्चित है कि ये जो बुखार है ये वायरल फीवर है और वायरल फीवर कई तरह के हैं। कुछ जो हैं वो हवा के ज़रिए फैलते हैं, तो जैसे जो प्रिकॉशन उसमें लेते थे हम लोग, जैसे कोविड के समय में कि मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा हों, बंद कमरे में ख़ास तौर से, है ना, और दरवाजे खिड़कियाँ खुले रहिए, क्रॉस वेंटिलेशन मेंटेन रखिए। वो सब सतर्कता के सारे जो मापदंड हैं वो जो वायरस जो कि हवा के ज़रिए फैलने वाले हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव हैं। तो क्या इसमें भी ऐसा है क्या, कुछ ऐसा? बिल्कुल, अगर उस तरह से सावधानी बरती जाए तो ये काफ़ी हद तक जो है ये कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी छींक रहा है, जिसको सर्दी है, खांसी है, तो अगर आप उसके आसपास हैं तो निश्चित है कि जो वायरस उसके नाक से, मुंह से जो निकल रहे हैं वो और लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें एक दूरी बना के रखना, मास्क पहनना और क्रॉस वेंटिलेशन रखना, बंद कमरे में, बंद जगह पे ढेर से लोगों को इकट्ठा ना होना, ये सब उसमें सावधानी है जिससे उसको रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आ रहे हैं तो आपके यहाँ पैरासीटामॉल या एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, इसकी तो खपत इतनी बढ़ गई होगी कि आपको एक्स्ट्रा खेप मंगाना पड़ेगा? जी, लगातार वो हमें स्टोर से लगातार इसकी सप्लाई बनी हुई है और लगातार बनाई जा रही है। लोगों को दवा की कमी नहीं हो रही है, दवा सबको मिल रही है। जी 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 सर, ये एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपके इमरजेंसी में 8 बेड आपने बताया तो वहाँ पे वो मच्छरदानी वगैरह लगाया गया है जी। तो जो पेशेंट अगर इस तरह से हैं तो उनको भी घर पे प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाँ, यही जो मरीज़ जो है वो डेंगू के जो डायग्नोस हो जाते हैं उनको ये प्रिकॉशन रखते हैं, क्योंकि अगर उनको काट के मच्छर ने दूसरे को काटा जाके तो इनका इन्फेक्शन जो है वो निश्चित रूप से वो दूसरे को हो जाएगा। तो औरों लोग के बचाव के लिए मच्छरदानी लगाना बहुत ज़रूरी है। मच्छरदानी भी लगाने में लोग मच्छरदानी ऊपर टांग लेते हैं या सावधानी से नहीं लगाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मच्छरदानी तो देखने की चीज़ हो जाएगी, उससे जो फ़ायदा होना चाहिए वो मच्छरदानी बिल्कुल पूरी सीरियसली हर तरफ से पैक होनी चाहिए। लोगों में एक और बात है जी, वो जो है पैरासीटामॉल, डोलो और इस सब को लेकर के 2-3 तरह की दवाइयाँ जो मार्केट में आई हैं जी। अब उसमें वो कभी करते क्या है कि जैसे किसी ने बता दिया कि पैरासीटामॉल खाओ और वो डोलो ले रहे हैं 650 mg, तब तक वो जो है उसको लेते हुए तुरंत छोड़ करके पैरासीटामॉल लेने लगते हैं। देखिए, जबकि दोनों के कॉम्बिनेशन में तो कोई अंतर है नहीं। देखिए, कोई भी दवा जो लें वो बगैर डॉक्टर की सलाह के ना लें। किसी भी तरह से ये जो अपने आप लेना, देखिए अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो निश्चित है कि अगर आप जो है थोड़ी बहुत जानकारी कोई भी रखता है और अपने मन से दवा खाता है, देखिए दवा खाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दवा कब नहीं खाना है। कई बार हम दवाएं खा करके बीमारी से ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारी सलाह सबको है कि बगैर डॉक्टर की सलाह के अपने मनमाने तरीके से दवा ना खाएँ।
तेज बुखार हो रहा है, 103.5 तक फीवर जा रहा है जी। ऐसे हालत में वो पानी की पट्टी जी। रखना कितना कारगर जी, है जी। और लोगों को इससे डरना, लोग कुछ डर रहे हैं क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये बहुत कारगर तरीका है और सेफ़ तरीका है ना। जब आपके पास कोई दवा ना हो, आप जंगल में भी हों, कहीं कुछ ना हो, तो ये आप हर जगह कर सकते हैं और ये सेफ़ है। इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। उसमें कोई ठंडा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, साधारण पानी उससे ही पट्टी करते हैं। वो उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसकी वजह से कम होने लगता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। पूरी तरह से ये सुरक्षित है। जी बिल्कुल सुरक्षित है। निश्चित है कि जो अगर बहुत ठंडे पानी से कर देंगे या जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, वहाँ निश्चित है थोड़ा सावधानी बंद जगह पे करना चाहिए, जहाँ पे कि वो जो ठंडी पानी की पट्टी कर रहे हैं उससे बॉडी का टेम्परेचर गिरे। जैसे कि उसको चला करके पंखा तेज़ चला देना, उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बहुत तेज़ी से टेम्परेचर डाउन होगा तो वो दिक्कत कर सकता है। इसलिए जो बहुत ठंडे पानी से ना करें और साथ में बहुत तेज़ पंखा ना चलावें, या जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही खुले में आप कर रहे हैं तो भी थोड़ा तकलीफ हो सकती है। प्लेटलेट्स को लेकर के अपने हॉस्पिटल में व्यवस्था प्लेटलेट्स की है? जी, हमारे यहाँ ब्लड बैंक है और हमारे यहाँ जो है ब्लड बैंक में 2 तरह की प्लेटलेट्स होती हैं। एक तो होती है रैंडम प्लेटलेट्स जो आती हैं, जो कि हमारे जो लोग रक्तदान करते हैं उसमें से ही वो निकाली जाती है। तो एक रक्तदान जो एक पैक अगर कोई रक्तदान करता है 1 यूनिट, तो उसमें 1 यूनिट हमें वो आरडीपी मिलती है। तो उसको देने से किसी एडल्ट में बहुत हल्का ही बढ़ोतरी होती है। तो एक एडल्ट के लिए अगर जिसका वास्तव में प्लेटलेट कम है, उसका प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कम से कम 4 से 6 आरडीपी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक मेथड है जो कि सिंगल डोनर प्लेटलेट बोलते हैं या प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन कहते हैं। वो मशीन होती है जिसमें कि जो डोनर होते हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। वो मशीन में ब्लड जाता है, उसमें से प्लेटलेट छान ली जाती हैं और बाकी ब्लड वापस मरीज को चढ़ जाता है। तो उसमें किसी तरह का ब्लड लॉस नहीं होता है। तो वो जो उसमें प्लेटलेट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उनको चढ़ाने से काफ़ी अच्छा अमाउंट में प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। तो अभी प्लेटलेट की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ भी अभी जो है वो एसडीपी वाली जो मशीन है वो अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत जल्दी वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे पास हो जाएगी, तो हम ये एसडीपी भी दे सकेंगे। अभी हमारे यहाँ रैंडम प्लेटलेट उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, ये प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत कब आती है? जी, ये सबसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अधिकतर लोग जो हैं जैसे 70,000 आ गया, 80,000 आ गया, 50,000 आ गया, तो वो एकदम घबरा के प्लेटलेट चढ़ाने के लिए दौड़ पड़ रहे हैं। देखिए प्लेटलेट जो है जब तक 20,000, अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो जहां दूर इंटीरियर में हैं तो थोड़ा 20,000 पे अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, और अस्पताल के आसपास रहते हैं तो आप और थोड़ा चांस ले सकते हैं। 10,000 15,000 तक आप वेट कर सकते हैं। चांस ले सकते हैं। उसमें थोड़ा दिक्कत क्या होती है, जैसे आप अस्पताल से दूर हैं तो तुरंत आप अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसे वालों को थोड़ा सा ज़्यादा का मार्जिन है। लेकिन जो पास में तुरंत जिनके अगल बगल अस्पताल है उनको तुरंत सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, वो थोड़ा सा और माने वेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि जिन मरीजों का प्लेटलेट कम आ रहा है, साथ में उनको कहीं से खून बह रहा है, नाक से खून आ रहा है, टट्टी से खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, या खून के चकत्ते पूरे शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, उनको लिए प्लेटलेट चढ़ाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिनको कि इस तरह के कुछ नहीं हो रहा है और उनका प्लेटलेट 30,000 40,000 है, तो उनको दौड़ के प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो वेट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो है लिक्विड डाइट बढ़ा सकते हैं, 2.5 से 3 लीटर तक रखें। पेशाब अगर उनकी अच्छे से हो रही, ब्लड प्रेशर ठीक से मेंटेन है, तो उनको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि जब ये किसी को पता चलता है कि उनको डेंगू हुआ है तो बहुत सारे अगल बगल के पास पड़ोस के लोग पहुंच जाते हैं सलाह देने कि बकरी का दूध दो, पपीता, कच्चा पपीता खिलाओ, पपीते के पत्ते का रस दो, कीवी दो। तो इसको लेकर के कभी आपने सोचा, कभी विचार, डॉक्टरों का क्या कहना है इस सब को लेकर? देखिए इनका जो है हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें इनका कोई माने साइंटिफिक रोल नहीं डिसाइडेड है, और लोग अपने जो है तरह तरह की सलाहों के अनुसार अपनी सुविधा से तमाम चीज़ें ले रहे हैं। तो लेकिन हम उनको ये सब लेने की सलाह नहीं देते। हमारी तरफ से सिर्फ एक सलाह है कि आप रेस्ट करें,
जो डॉक्टर बुखार उतारने के लिए दवा दे रहे हैं वो ठीक से खाएं। लिक्विड डाइट जैसा हमने बताया, लिक्विड जो है वो डिफरेंट तरीके से, क्योंकि एक ही तरह से आप जब लेंगे तो आपका थोड़ा सा मन ऊब जाता है, आप ज़्यादा ले नहीं पाते हैं। इसलिए स्वाद बदल के पानी, दाल, दूध, शरबत, ORS का घोल, नारियल का पानी, माने वो कई तरह से आप ले सकते हैं और वो अदल बदल के लें और लिक्विड आप अच्छे से लें। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से प्लेटलेट बढ़ जाती है। ऐसा भी कोई केस आता है क्या कि जिसमें लोग इस तरह के बुखार में कहें कि उनका स्वाद चला गया, जैसा कोविड में था? देखिए ये क्या आता है कि इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग, है ना। कोई आदमी कुछ और भी कह सकता है, तो तरह तरह के हैं, तो उसको सबको, कोई सही बात है कि वो तरह तरह के वायरल बीमारियों से आ रहे हैं और वो टेस्ट चला जाना सिर्फ कोविड का ही वो नहीं है, वो तमाम वायरस में और भी हो सकता है। तो इसलिए उसको करके कोविड के लिए भयभीत होना वो भी ठीक नहीं है। आप जो है मंडलीय अस्पताल के अभी आप CMS साहब से सारी बात आपने सुना और आपने पूरी जानकारी दी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, दवा लेने की ज़रूरत है। सही दवा लेने पर 3 और 4 दिन के अंदर फिर से बुखार डाउन होने लगता है, नीचे उतरने लगता है। तो डॉक्टर साहब की सलाह को माने, अपने मन से ना कोई काम करें। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप चिकित्सक के पास जाएं। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।